हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन क्लास 12th में। मैं हूं इस्तेकार और आज मैं आपके सामने लाया हूं क्लास 12th का हिस्ट्री एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस वीडियो में टॉप वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्वेश्चन आपको सबको मिलेगा जितने भी देख रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का टारगेट आपको कंप्लीट करना है डियर। देख लो, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। आज का जो टारगेट है ना, वो है 200 लाइक का। जितने भी बंदे देख लो 200 लाइक फटाफट कंप्लीट कर दो, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन साबित होता है। तो फटाफट लाइक करो और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ओके डियर, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? यानी कि महात्मा बुद्ध की पैदाइश, इसका जन्म किस स्थान पे हुआ था, कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन नालंदा, बी ऑप्शन पावापुरी, सी ऑप्शन बोध गया, डी ऑप्शन कपिलवस्तु। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरे नंबर सवाल देखिए, टॉप वीवीआई है, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से देखना, ना हो तो 2 या 3 बार देखना। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखो, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1949 में। तो डियर आपको मालूम है हमारा भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, याद करके रखना। ठीक है, और आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, ये बताना है भारत कब आजाद हुआ था, फुल डेट बताना है। 1947 को तो हुआ था, आपको और भी फुल डेट बताना है। आपको मालूम है या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ओके डे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 1920 में, नीचे करता हूं, ठीक है, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? ए ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, बी ऑप्शन असहयोग आंदोलन, सी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको गौर से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1920 में बताना है कौन सा आंदोलन हुआ। तो डियर 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब जो है ना, ये तीनों ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और तीनों को मालूम करेंगे कि ये आंदोलन किस वक्त हुआ, कब, इसका डेट। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा ये हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ये पूछ देगा कि 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था, या इस प्रकार भी पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो आपको याद करना है। ठीक है डियर, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? यानी कि ये चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की कौन है? ऑप्शन देखिए, स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बना सभा भवन, इनमें से सभी। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत जो है ना, इनमें से ये है हमारा अन्नागार, जो कि डियर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, छोड़ो ना मत। 5 नंबर सवाल कहता है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 22 और 28। तो पुराणों की संख्या डियर 18 है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई। देखो, बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बुद्ध का जो है ना, बौद्ध का या गौतम बुद्ध जो है, उसका बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए देखो, वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त और राहुल। तो आपको मालूम होना चाहिए बुद्ध का बचपन का नाम या बौद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डियर, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है डियर? ऑप्शन देखिए, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और चंद्रगुप्त। तो आपको मालूम होगा भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखो
क्वेश्चन दो प्रकार पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन दे देगा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा भारत का नेपोलियन और भारत का राजदूत, इस प्रकार का ऑप्शन देगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो करेक्ट आंसर बताओगे। तो आपको अच्छे से रिहर्सल करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कौन है, यानी कि शासक को कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देखो डियर, ये देखो क्वेश्चन कहता है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला, ठीक है। यानी कि जो महाभारत का युद्ध है ये जो है ना कितने दिन तक चला, तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 18 दिन तक। ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया कि मत पूछो यार, बहुत बार पूछा गया है। इससे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा महाभारत का युद्ध है ना, महाभारत का युद्ध किस मैदान में हुआ था, तो यहां देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखना महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला। डियर अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। तो डियर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर दिख रहा है आपको? देखो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना, थोड़ा कैमरा को मैं इधर लाता हूं, ओके 1 मिनट। चलो अब दिख रहा है आपको? क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखो, भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया? भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया, ठीक है, या ट्रांसलेट किया? ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किन, विलियम्स जोन्स, जस्टिन और विवेकानंद। तो आपको मालूम होगा भगवत गीता को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? जी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, चार्ल्स विल्किन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर सवाल देखिए आप डियर, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास का गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ये डियर आपको याद रखना है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। डियर देखिए 11 नंबर सवाल, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपको पता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई, संस्कृत में, यानी हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। डियर देखिए 12 नंबर सवाल, गुलबदन बेगम कौन थी? देखो इससे हम लोग अभी निचोड़ देखने वाले हैं, गुलबदन बेगम के बारे में जानेंगे, ठीक है। 12 नंबर सवाल को ध्यान से देखो, गुलबदन बेगम कौन थी? ऑप्शन देखिए नर्तकी, गायिका, लेखिका और नायिका। डियर सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूं, गुलबदन बेगम एक लेखक थी, ठीक है। अब देखो डियर यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप लोग दिमाग लगाओ, लेखिका कैसे है? तो आप हुमायूं नामा पुस्तक जानते हो, हुमायूं का लिखा हुआ जो जीवन परिचय हुमायूं का लिखा हुआ हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा को तो लिखा था गुलबदन बेगम। अब देखो गुलबदन बेगम कौन है डियर? तो आप देखो बाबर जो है ना, बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं है, और बाबर का बेटा हुमायूं है, और हुमायूं का बाबर का बेटी भी थी, कौन? गुलबदन बेगम। देखो गुलबदन बेगम, तो गुलबदन बेगम को कौन हो गई? हुमायूं का बहन हो गई। हुमायूं का बहन हुआ ना, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गुलबदन बेगम है जो हुमायूं के जो है ना बहन है, और अकबर बाबर का बेटी है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादशाह नामा किसने लिखा जी? बादशाह नामा बहुत बार एग्जाम में आया है। बादशाह नामा जो है ना ये लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा। अकबर नामा, बादशाह नामा, हुमायूं नामा और तुजुके बाबरी, इन सब से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? यानी कि दिल्ली से दौलताबाद वह कौन ऐसा शासक था जिसने राजधानी को बदला या परिवर्तित की, ठीक है। बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो डियर हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, मोहम्मद तुगलक को, ठीक है। मोहम्मद तुगलक को सनकी शासक यानी कि पगला राजा के नाम से भी जाना जाता है, सनकी, ठीक है। तो देखो डियर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को दौलताबाद बदलने की, मतलब राजधानी बदलने की परिवर्तित की थी। तो इतना डिटेल से नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है तो इसके हिसाब से ही पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए आपको आंसर मालूम होना चाहिए डियर। अब देखिए 15 नंबर सवाल क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं।
आईने अकबरी बदायूं है, बदायूं, ठीक है, दा ये। तो आईने अकबरी किसने लिखा डियर? ये लिखा है हमारा अबुल फजल, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपली से आपको याद रखना है आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो डियर यहां पर हमारा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, टेंशन मत लो। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना और 200 लाइक फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर दो। अपने दोस्तों को इतना शेयर करो कि कंप्लीट हो जाए हमारा लाइक का टारगेट, ठीक है। सबसे पहले अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उसमें आप लोग सर्च कीजिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th आर्ट्स ग्रुप। देखो ये लाइन से सर्च करना आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 12th आर्ट्स ग्रुप। ये सर्च करोगे नीचे हमारा ग्रुप आ जाएगा, जिससे कि आप आराम से हमारे ग्रुप में जुड़ करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। ओके एवरीवन, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।